जय हिंद सभी को। जय हिंद। चलिए लास्ट कल की क्लास में क्या देख रहे थे? छत्तीसगढ़, है ना, विषय को समझ रहे थे, जान रहे थे, क्या क्या पढ़ना है उस चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में, 4 पार्ट्स में। ठीक है। 2 भागों की चर्चा कल कर लिए थे। ठीक, कौन कौन से 2 भाग? पहले तो 4 भाग कौन कौन से हैं? हाँ, जो छत्तीसगढ़ है, सबसे पहला कौन सा? भूगोल। दूसरा कला व संस्कृति। थर्ड, हाँ, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास। उसके बाद प्रशासनिक तंत्र। तो 2 भागों की चर्चा कल कर लिए थे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, भूगोल और कला संस्कृति में। ठीक, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है जी? क्या क्या पढ़ना था भूगोल में? क्या क्या पढ़ना है? हाँ, जिला दर्शन पढ़ना है। अब इसमें बताया था कि जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाता है? हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली कौन सा है? कला एवं संस्कृति। लेकिन उसको समझने के लिए भी क्या समझना पड़ेगा? पहले ज्योग्राफी को, भूगोल को समझना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे भूगोल के अंतर्गत जिला परिदर्शन है। ठीक, इसके अलावा मिट्टी, चट्टान, नदी, पहाड़, है ना, पर्वत, ये सब की चर्चा करेंगे। ठीक, उद्योग। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों से डील करना है, उसको कल की क्लास में देखे थे। वैसी कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो छत्तीसगढ़ का फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक टेल, है ना, फोक थिएटर यानी कि लोक गाथा, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाट्य, है ना। इसके अलावा व्यंजन, आभूषण, मेले, मड़ई डिस्कस किए थे ना। हाँ, त्योहार, पर्व, उसको भी याद करवाया था। याद हुआ है महीनों के नाम? चैत्र, वैशाख जी। ठीक, और कितने भागों में बंटता है? 2 भागों में महीना। शुरू का जो भाग रहता है 15-15 दिन में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट मतलब जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। और जो दूसरा भाग है वो क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। लेकिन इसको तो हिंदी में बोलते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? हाँ, कृष्ण पक्ष को क्या कहा जाएगा? अंधियारी पाक। ठीक, और शुक्ल पक्ष को उजियारी या अंजोरी पाक। ठीक है, अंजोरी पाक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें चांद धीरे धीरे घटता है वो कृष्ण पक्ष, अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। और जिसमें चांद धीरे धीरे बढ़ता है और अंतिम दिन क्या होता है? पूर्णिमा, वो शुक्ल पक्ष है। ठीक, तो ये सब की चर्चा किए थे। आज पढ़ेंगे, आज देखेंगे कि इतिहास में हमको, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, चलिए। तो जैसे छत्तीस भारत का इतिहास पढ़ते हैं आप, इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं उसको? 3 भाग में पढ़ते हैं ना, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी उसको पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, मेनली 3 पार्ट्स में ये भी क्या है? डिवाइडेड है, 3 भागों में बटा है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला भाग क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। दूसरा
एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मिडिवियल, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद तीसरा मॉडर्न, आधुनिक इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी, है ना, दो भागों की चर्चा कल कर लिए हैं, भूगोल और कला संस्कृति। आज इतिहास को देख रहे हैं। ठीक, तो इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक करके। तो प्राचीन में क्या पढ़ा जाता है जी? जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक, तो क्या पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, प्राचीन में, एंशिएंट में? स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, वेरी गुड। पाषाण काल के बारे में, कि पहले के लोग कहाँ रहते थे? हाँ, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और पाषाण काल क्यों कहा जाता है, स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाँ, हथियार बनाने के लिए भी उसी का यूज कर रहे हैं, स्टोन का, पत्थर का। इसके अलावा आग जलाने के लिए भी क्या कर रहे हैं? पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रह भी रहे कहाँ? तो पत्थरों से बनी गुफाओं में रह रहे हैं, केव्स में। तो उसी जैसे भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ा जाएगा। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पाषाण काल आ जाएगा, यानी कि स्टोन एज। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब पढ़ते हैं ना, कैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब। तो उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ को भी पढ़ाएंगे। अब इसमें पाषाण काल से क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता देता हूं, जैसे कि कल भी डिस्कस कर रहे थे। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं ना आप लोग, कि स्टोन एज के जो एविडेंस है भारत में, इंडिया में, ठीक है, कहां से मिले हैं? जैसे भीमबेटका सुने होंगे, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक, वहां से मिले हैं। अब क्या एविडेंस मिले हैं? कि गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में, उसकी दीवारों पर क्या किया उन लोग? हाँ, चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो वैसी ही चित्र हमको कहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पाषाण काल में देखने को मिलेगा। कहां से? रायगढ़ सुने हैं? हाँ, रायगढ़ जिला जी। सिंघनपुर की गुफा, वेरी गुड। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, जो पाषाण काल के प्रमाण हैं, यानी कि स्टोन एज के जो एविडेंस हैं, वो छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं? रायगढ़ जिले से। इतना याद रखिए अभी ऊपर ऊपर। ठीक है, और रायगढ़ में भी अगर गुफा पूछ दे तो सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। राजनांदगांव से मिले हैं, ठीक है, बालोद से मिले हैं। ठीक, तो ये सब की चर्चा हम लोग किसमें, इसके अंतर्गत, इस टॉपिक में करेंगे। अब क्या मिले हैं, कैसे चित्र मिले हैं? तो कभी छिपकली के चित्र मिले हैं, कहीं सीढ़ी नुमा मानव आकृतियां मिली हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पाषाण काल के बाद और क्या पढ़ा जाता है जी? स्टोन एज के बाद क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में? वो तो म्यूजियोलिथिक या मेसोलिथिक, वो तो उसी में उसी के अंतर्गत आ जाएगा। स्टोन एज के बाद का टॉपिक जो रहता है वो क्या रहता है? इंडस वैली, मेन मेन टॉपिक जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, पहले लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे वो लोग क्या चालू किए? घर बनाना चालू किए, गुफाओं में रहना चालू किए, पेड़ों पे मचान बनाकर अलग अलग रहते थे, फिर ग्रुप में रहना चालू किए। ठीक है, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, खेती करना चालू, है ना। तो धीरे धीरे मानव सभ्यता क्या कर रही है? हाँ, विकसित हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है? अलग अलग रह रहे थे, ग्रुप बना, ग्रुप से एक उनका कबीला बना, कबीला से गांव, गांव से नगर, इस तरह से बनता गया। ठीक, तो फिर अब जो पहला सिविलाइजेशन हमको मिलता है सबसे पुराना, वो कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके बाद जो पढ़ा जाता है टॉपिक, वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे, पूरा लिखो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को और क्या सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये जो सभ्यता थी जिस नदी के किनारे थी वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। ठीक, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसे, क्यों कहा जाता है? सिंपल सा आंसर है जी, क्योंकि जितने भी जगह मिले थे, जैसे सिंधु घाटी, इस सभ्यता में अलग अलग स्थान सुने होंगे ना आप लोग, हड़प्पा सुने होंगे, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन, स्कूल में पढ़े होंगे कभी ना कभी। ठीक है, 6th 7th में था, शायद 8th में था। ठीक है, नहीं सुने हो? सुने ना, एक दूसरे कैसे से देख रहे हैं, तू सुना है क्या? आप सुने होगे। तो जो जितने भी स्थल थे उसमें जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। तो जो सबसे पहले जो खोजा गया हड़प्पा, उसी के नाम से इस सभ्यता का नामकरण भी किया गया है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों नहीं पढ़ेंगे बोलो तो खुश हो जा रही है थोड़ा सा? चलो आज एक टॉपिक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा करके। क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो थोड़ा देखो, जैसे मान लीजिए थोड़ा भारत है, ठीक, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहाँ थी जी? हाँ, मुख्य रूप से कहाँ फैली है वो? हाँ, इस तरफ। ठीक, छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ यहाँ पे है ना? हाँ, मध्य उसमें आता है। ठीक, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से कहां तक फैली है? तो इधर जो है चिनाब नदी से लेके प्रवरा नदी तक, महाराष्ट्र की प्रवरा, और इधर पाकिस्तान की दाश्क नदी से लेके इधर हिंडन नदी तक, ये सब नदी है ना। तो ये जो सभ्यता है वो फैली है यहां से यहां तक, इस क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में फैली है। ठीक, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है क्या जी? नहीं आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आ रहा है छत्तीसगढ़? नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता। समझ में आ रहा है? ठीक, लेकिन क्या है, सीरियल वाइज आते हैं हम लोग, टॉपिक वाइज, कि भाई स्टोन एज के बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी के एरिया में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था। ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं इस पे। ठीक, जो कि आप लोग अभी पढ़ लिए। लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि यहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे? रहते थे यहाँ पे भी, लेकिन इस सभ्यता जैसे विकसित नहीं थे। ठीक है ना? चलिए, तो दूसरा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। छत्तीसगढ़ में विस्तार नहीं था इसलिए उसको पढ़ा नहीं जाता। ठीक, इसके बाद फिर कौन सा काल आता है? वैदिक काल। वेरी गुड, वैदिक एज, वैदिक काल पढ़ते हैं। ठीक, वैदिक काल में क्या होता है जी? क्या है वैदिक काल? जब वेदों की रचनाएं हुई। ठीक है, और वैदिक एज को, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे भाई कि ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था, आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था कि नहीं हुआ था। आर्य समझते हैं? आर्य किन्हें कहा गया? आर्य, आर्यंस किसे कहा गया है? आर्य किन्हें कहा गया है? आर्य का अर्थ क्या होता है? क्या मीनिंग है आर्य का, आर्यन का? आर्य मतलब होता है सभ्य। आर्य मतलब क्या होता है? सभ्य। ठीक है, तो जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्य। ये जो वैदिक काल है ना, इस काल के लोगों को आर्य कहा गया है। ठीक, और अधिकतर इतिहासकार, ठीक है, क्या बताते हैं कि वैदिक काल के जो लोग हैं वो कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। और इन्होंने ही आके वैदिक सभ्यता, है ना, की शुरुआत की, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ऐसा इतिहासकार लोग बोलते हैं, खासकर कि बाहर के इतिहासकार।
ठीक है, भारत के भी बोलते हैं लेकिन अधिकतर बाहर के। जैसे एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे इतिहासकार का, मैक्स मूलर। क्या नाम है, सुने? नहीं सुन, अभी 2 बार बोला जी मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर जो है ना, वो क्या बोलता है कि आर्यन जो है, आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए। कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया, मतलब भारत के ऊपर साइड से, रशिया वशिया साइड से, मध्य एशिया से आए। ठीक है, जो सेंट्रल चाइना वाइना मंगोल है ना, वहां से ये लोग आए हैं। ठीक, और इन्होंने क्या किया है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आर्य कौन थे, आर्य हम ही लोग थे। ठीक है, आर्य कौन थे? हम ही लोग, भारतीय लोग ही थे। वो बोल रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाने का कार्य वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं वो बाहर से आए हैं, भारत के लोग नहीं है। वो क्या बोलता है कि हम सिर्फ क्या है, अधिकतर जो बाहरी इतिहासकार है हम लोग को, हमारे देश को क्या समझते हैं, सिर्फ सांप पकड़ने वाला और बंदर नचाने वाला, मदारी और सपेरों का देश मानते थे। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते हैं क्या, कि हम लोग क्या हैं, सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, उनसे ज्यादा आगे थे। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो उनसे बहुत आगे है। तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, इसलिए ये सब चीजें लिखते हैं। ठीक, और मजे की बात यह है कि मैक्स मूलर कभी भारत आया ही नहीं है, और भारत का क्या लिख रहा है वो, इतिहास लिख रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपके घर गया नहीं हूं और आपके घर के बारे में बुराई कर रहा हूं, क्या कि आपका किचन ठीक नहीं बना है, आपका बाथरूम ठीक नहीं है, आपका बेडरूम ठीक नहीं है, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि मैं आपका कभी घर देखा ही नहीं हूं, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बारे में बता रहा हूं, तो सही है वो? नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कई इतिहासकारों ने किया है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि वैदिक काल का क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा। ठीक, वैदिक काल के बाद क्या, रामायण और महाभारत काल पढ़ा जाता है। कौन सा काल? रामायण काल, महाभारत काल, इसको पढ़ेंगे, रामायण महाभारत को। ठीक है, रामायण, रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी ने, वेरी गुड। और रामचरित किसने लिखा है? रामचरित किसने लिखा है जी? तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित। रामायण सही बताया, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामचरित किसने लिखा है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है? क्या बता रहे थे? गोस्वामी तुलसीदास? नहीं, रामचरित उन्होंने लिखा है। रामचरित किसकी रचना है? तो संध्याकर नंदी की रचना है। किनकी रचना है? संध्याकर नंदी। मैं क्या बोल रहा हूं, राम रामचरित मानस बोल रहा हूं, रामचरित बोल रहा हूं मैं बार बार, क्या बोल रहा हूं, रामचरित। और रामचरित मानस किसने लिखा है? तो वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। अलग अलग है ना, नहीं समझे? समझ में आया ना? रामायण किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामचरित किसके द्वारा? तो संध्याकर नंदी। किनके द्वारा? संध्याकर नंदी। और रामचरित मानस की अगर बात करें, तो मानस वर्ड जहां पे ऐड हो जाता है, फिर वो किसने लिखा है? तो महर्षि, सॉरी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, संध्याकर नंदी से प्रश्न आया हुआ है भाई कि रामचरित किसकी रचना है करके, संध्याकर नंदी की रचना है। ठीक, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्या था, क्या प्रभाव था, है ना, क्या जानकारी हमको छत्तीसगढ़ की मिलती है रामायण काल में, उसकी चर्चा रामायण में करेंगे, मतलब रामायण काल में करेंगे। ठीक है, कुछ मिलता है रामायण काल का छत्तीसगढ़ में? मिलता है ना, बहुत से प्रमाण मिलते हैं जी। ठीक है, क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? हाँ, वनवास में आए थे। कितने वर्षों का वनवास हुआ था? और 14 वर्ष में से लगभग 10 वर्ष उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किए हैं, व्यतीत किए हैं, ये जानकारी मिलती है। और वाल्मीकि आश्रम है यहाँ, है ना, तुरतुरिया बलौदाबाजार क्षेत्र, लव कुश की जन्मस्थली है। गुड, और क्या जानकारी है उनके? हाँ, ननिहाल है ये। ठीक है, कौन सा? चंदखुरी, वेरी गुड। ठीक है, चंदखुरी उनका ननिहाल है। हाँ, शबरी आश्रम खरौद में है। ठीक, चंदखुरी माता कौशल्या
जी का निवास माना जाता है, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, मंदिर भी गए होंगे चंदखुरी, गए है ना? ठीक। तो ये सबसे प्रश्न आता है भाई। और ये जो रामायण काल की अगर बात करें या रामायण की बात करें, तो सिर्फ जैसे अभी जो पिछली सरकार थी, राम वन गमन पथ योजना लाई थी। ठीक है, राम वन गमन पथ, जिसमें राम जी, माता सीता और जो लक्ष्मण जी हैं, वो जिन जिन स्थानों से गुजरे हैं उनको क्या किया गया था, उनको आइडेंटिफाई किया गया था, चिन्हांकित किया गया था। ठीक है, और वहां पे सरकार क्या कर रही थी, हाँ हाँ, रोड बना रही थी ठीक है, हाँ, उसको विकसित करने का, मंदिर निर्माण, साथ ही पर्यटन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, है ना, वो निर्माण कार्य वहां पे कर रही थी। ठीक, चलिए, तो रामायण काल को हम लोग पढ़ेंगे। और रामायण की बात करें तो वो बचपन से ही हमको पढ़ाया सिखाया जाता है। ठीक है, खेल खेल के माध्यम से। जैसे बचपन में आप लोग को खेले हैं अटकन बटकन दही चटाका, खेले ना? ऐसे उंगली रखते थे, फिर ऐसे अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा वन में काटा, चल चल बेटी, नहीं याद है? हाँ, चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी, है ना, पक्का पक्का बेर खाबो। ठीक है, बेर की जगह कई जगह बेल भी बोल देते हैं। पक्का पक्का बेर खाबो, बेर के डारा टूट गए। आगे, अब कई जगह उसको लास्ट लाइन अलग अलग कर दी है। ठीक है, लेकिन क्या है, बेर के डारा टूट गए, संगी साथी छूट गए, ये है। तो कई लोग उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बता देते हैं, यही है ना? है ना? क्या है शुरुआत लाइन, अटकन बटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गदौरी, पक्का पक्का बेर खाबो बेर के डारा टूट गए, संगी साथी छूट गए। अब ये क्या है, ये क्या है? ये, ये गीत है, कविता है, ये रामायण का इतिहास है जी। ये क्या है, रामायण का इतिहास है। वही मैं बोला हूं कि बचपन से ही हम लोग को ये सब सिखाया पढ़ाया जाता है ना? जैसे अब ये जो कविता है जो हम लोग शुरू से गाते हैं, क्योंकि राम जी का अधिकतर जो समय था वनवास का वो यहीं गुजरा है, तो उसको यहाँ पे खेल खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताया गया। जैसे अटकन बटकन दही चटाका लौहा लाटा वन में काटा, वो वनवास हो गए हैं। ठीक है, वन में काटा, अब वन में गए हैं, है ना, पैर कैसे हो रहे हैं उनके, लहू लुहान, तो लौहा लाटा वन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी। अब गंगा यानी कि ऊपर वाला यूपी वाला क्षेत्र, और वहां से नीचे जा रहे हैं गोदावरी, समझ में आ रहा है? गंगा ले गदौरी, पक्का पक्का बेर खाबो, बेर खाए थे यहाँ शबरी जी का जूठा बेर, पक्का पक्का बेर खाबो बेर के डारा टूट गए, संगी साथी छूट गए। अब संगी साथी छूटने का अर्थ क्या है, वनवास हुआ था उनको, प्रियजन छूटे थे, समझ में आ रहा है? तो ये खेल खेल के माध्यम से कविता के, अब देखो शायद मेरे ख्याल से पहली बार इसका अर्थ पता चला नहीं। हाँ तभी हाँ, अच्छा ये है क्या ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि रामायण काल में ये जो है इतिहास हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन वही है कि हम लोग इसको समझे बाद में, आज ही समझे हो। ठीक है, चलिए, तो रामायण काल के बाद फिर महाभारत काल पढ़ेंगे। ठीक है, महाभारत काल कौन सा युग जी? अलग अलग युग है ना, सतयुग, फिर त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर है, और द्वापर के बाद कलयुग है। तो त्रेता युग में रामायण काल, फिर द्वापर युग में महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, गणेश जी ने लिखा है? लिखा गणेश जी ने है। ठीक है, बाकी बोले, अब भाई जिसकी जो बोलेगा, जिसकी थिंकिंग होगी वही रचनाकार है, भले लिखा जिसने भी हो, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी है और प्रिंटिंग वाला उसको छाप रहा है, तो प्रिंटिंग वाले की बुक हो गई क्या? मैं छापा हूं, मेरी बुक है, मेरे नाम, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, इसीलिए गणेश जी का नाम नहीं आता। लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, बस लिखने का दायित्व सौंपा गया था किनको? सब पता है कहानी आप लोग को। ठीक है, तो महाभारत की चर्चा हम लोग करेंगे। महाभारत काल में महाभारत के प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ से मिलते हैं क्या? तो हाँ मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी, फिर आगे बढ़ेंगे। महाभारत के प्रमाण हमको नहीं, कौन कौन सा? चेदी महाजनपद, ठीक, 16 महाजनपदों में से एक। छत्तीसगढ़ से क्या क्या प्रमाण मिले, किन किन स्थानों से मिलते हैं?
जैसे अभी बताए आप लोग, तुरतुरिया बताए, चंदखुरी बताए, वैसे ही महाभारत के प्रमाण हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। खल्लारी सुने हैं? खल्लारी गए भी होंगे घूमने, ठीक है। तो खल्लारी से प्रमाण मिले हैं, देखे होंगे भीम के पांव, लाक्षागिरी के प्रमाण इस तरह से, है ना। इसके अलावा भीमा तालाब है एक, भीमा तालाब कहाँ, जांजगीर चांपा में, ठीक है। भीम खोज महासमुंद का जी, खल्लारी से ही भीम खोज, उधर ही के हो क्या आप लोग, महासमुंद? अच्छा, भीम खोज के ही हो, वाह। हैं, तुम गांव के पास है, अच्छा, ठीक। तो भीम खोज जो है वो, तो ये क्या कह सकते हैं, जानकारी मिलती है कि इन लोग भी वनवास काल के दौरान, यानी कि पांडव भी वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में आए थे। इसके अलावा कर्ण ने इस क्षेत्र को जीता था, सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता था, सहदेव समझ गए ना, कर्ण को भी जान गए। शिशुपाल, शिशुपाल की राजधानी मानी जाती है सरायपाली क्षेत्र, इसीलिए वहां पे जो पर्वत है उसका नाम क्या है, शिशुपाल। शिशुपाल महाभारत काल से संबंधित है, जान गए ना जिसका, हाँ, कृष्ण जी के बुआ के बेटे जो थे, 100 अपराध माफ था जिसको। तो ये सब जो प्रमाण है महाभारत के, वो हम छत्तीसगढ़ से पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, इनके बारे में। अब बौद्ध धर्म के प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ से कहाँ मिलते हैं, जैन धर्म के प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ से कहाँ मिलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, सिरपुर हो गया, ठीक। इसके अलावा मल्हार हो गया, ठीक, ये प्रमुख स्थान। जैन धर्म के नकपुरा, आरंग, सुने तो नकपुरा, दुर्ग वाला जी, नहीं सुने नकपुरा, ठीक, कोई नहीं, ठीक। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको पढ़ा जाएगा, ठीक। इसके अलावा नंद वंश, कौन सा वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े वंश हुए, ठीक है, गुप्त वंश, सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अभी आप वो याद रखिए क्या, कि कौन कौन से टॉपिक हमको प्राचीन इतिहास में पढ़ने हैं, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो थे, उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या दिखाई दिया, है ना। जैसे मौर्य की बात करें, मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, वो तो गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य समझ गए, जो मौर्य वंश के क्या हुए, प्रथम नंद वंश को समाप्त किया उन्होंने, किनकी मदद से, उनके महामंत्री, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, आचार्य चाणक्य। और अन्य नाम क्या मिलता है इनका, कौटिल्य मिलता है। और अन्य नाम क्या मिलता है, चाणक्य, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, और वेरी गुड, विष्णुगुप्त भी कहा गया है। 3 नाम मिलते हैं उनके, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है। कहाँ के प्रोफेसर थे वो, नालंदा के थे, नालंदा तो बात का है। और प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, ठीक है। तो मौर्य वंश स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, इनके सहयोग से। मौर्य का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो हुआ वो था कौन, समुद्रगुप्त नहीं, वो तो गुप्त वंश का हो गया जी, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो था अशोक, ठीक है, वो कौन था, अशोक था, ठीक। ये सब पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा है कि जान रहे हो तो आंसर आप लोग दे रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। भले गलत गलत दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य वंश का क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा, तो अशोक के काल का अभिलेख यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसकी बनाई हुई मूर्तियां, उसके बनाए हुए अभिलेख, कुछ कुछ प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ये देखेंगे। सातवाहन वंश के सिक्के देखेंगे, अभिलेख देखेंगे,
वैसे ही कुषाण वंश का, गुप्त वंश का। ठीक, तो जो भारत में प्रमुख वंश थे उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या था, सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, इनकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए शासक जो हैं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के शासक थे, तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर सामंती शासक थे। कैसे शासक थे? सामंती। सामंती शासक क्या होते हैं? क्या डायरेक्ट रूल नहीं है? देखिए तीन प्रकार के शासक होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है स्वतंत्र शासक। कौन सा शासक? स्वतंत्र शासक। एक होता है सामंती शासक। सामंती शासक। और एक होता है करद शासक। करद शासक। ठीक, तो जो स्वतंत्र शासक है वो क्या है? फुल्ली इंडिपेंडेंट है वो, है ना। डिसीजन मेकिंग राइट्स जो है, निर्णय लेने का अधिकार उसी का है। चाहे तो वो कहीं टैक्स बढ़ा सकता है, चाहे कम कर सकता है, चाहे किसी राज्य पे आक्रमण कर सकता है, किसी राज्य से संधि कर, ट्रीटी कर सकता है। मतलब उसको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र शासक है। सामंती शासक क्या होता है और करज शासक क्या होता है? तो सामंती किसके अंडर काम करेगा? स्वतंत्र के अंतर्गत। और करद भी स्वतंत्र के अंतर्गत काम करता है। समझ में आ रहा है? सामंती और जो करज शासक है वो दोनों किसके अंडर रहेंगे? इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र शासक है उसके अधीन रहेंगे। बस डिफरेंस क्या है? सामंती शासक को थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त हैं, थोड़े बहुत अधिकार उसको मिले हैं। किससे मिले हैं? स्वतंत्र शासक से। जैसे अपने राज्य में छोटे मोटे कर वो लगा सकता है, ठीक है, छोटे मोटी सजा वो दे सकता है, सजा देने का अधिकार है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राज्य पे उसको आक्रमण करना है, मतलब जो बड़े निर्णय हैं वो सामंती शासक नहीं ले सकता, उसको पूछना पड़ेगा। किससे? स्वतंत्र शासक से। तो जो थोड़े बहुत अधिकार हैं वो किसके पास है? सीमांत नहीं, सामंती। ठीक है, कौन सा शासक? सामंती शासक। और बड़े निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सिर्फ स्वतंत्र। जो भी पूछेगा वो इससे पूछ के करेगा। और करज शासक क्या होता है? करज मतलब एकदम स्लेव जैसा एक प्रकार से। ठीक है, स्लेव समझ गए, मतलब गुलाम जैसे जी। ठीक है, तो करज शासक क्या है? इसको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। छोटी से छोटी चीज पूछने के लिए वो किसको पूछेगा? स्वतंत्र शासक। देख सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सिमिलरिटी ये है, समानता ये है कि दोनों स्वतंत्र के अधीन क्या करेंगे? काम करेंगे। बट डिफरेंस क्या है? इसको थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त है और इसको अधिकार प्राप्त नहीं है। समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर किस प्रकार के शासक थे? सामंती शासक थे। करद भी थे, स्वतंत्र भी थे, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो सामंती शासक छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, इसीलिए ये जो बड़े बड़े वंश हैं, जैसे मौर्य वंश, सातवाहन, गुप्त वंश हो गया, इनके अधीन रहकर उन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। ठीक, और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य। वाकाटक वंश। ठीक, पांडु वंश, सोम वंश। ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत करेंगे। ठीक, उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ते हो आप? है ना, मराठों के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी समय छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था? तो छत्तीसगढ़ में याद रखना मध्यकालीन के अंतर्गत पढ़ा जाता है कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। ठीक है, और ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये मुगलों का टाइम पीरियड है। मुगल काल, और मुगल के पहले कौन सा काल था जी? सल्तनत। ठीक है, पहले सल्तनत है और उसके बाद फिर मुगल आए। सल्तनत काल, फिर मुगल काल आया। तो जो सल्तनत काल है, इंडियन हिस्ट्री में जो पढ़ा जाता है सल्तनत टाइम पीरियड या सल्तनत काल, वो कितने भागों में बटा है? कौन कौन से वंशों ने शासन किया उस सल्तनत काल में? तुगलक, हाँ, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। पहले गुलाम,
ठीक है। उसके बाद खिलजी, गुलाम के बाद कौन आए? खिलजी। गुलाम वंश में वही कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब लोग, ठीक है। मोहम्मद गौरी छोड़ के गया था पृथ्वीराज चौहान के हराने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जी, ठीक। तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक, फिर सैयद वंश और अंतिम में लोदी वंश। तो वो सल्तनत काल कहलाया। और सल्तनत काल के जो शासक थे, जो राजा होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। सल्तनत सुल्तान कहा जाता था, ठीक। उसके बाद फिर मुगल आए, वही बाबर। फिर बाबर के बाद जी कौन आया? बाबर, अकबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर औरंगजेब सीधा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक। और मुगल काल के जो क्या कह सकते हैं, जो शासक होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें बादशाह कहा जाता था। जैसे इस काल के राजाओं को क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था, यानी कि सलमान खान। और उसको बादशाह, यानी कि शाहरुख खान। सुल्तान में वही है ना, हाँ, और बादशाह में वो है। तो सुल्तान। और तो उस समय जब सल्तनत काल और मुगल काल, खास करके मुगल काल भारत में था, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश शासन कर रहा था? कलचुरी वंश शासन कर रहा था। प्रमुख वंश कौन सा है? कलचुरी वंश। मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सुने हैं कलचुरी राजा एकाध? बताइए एकाध नाम। अभी जस्ट टॉपिक ही चर्चा कर रहे हैं ना, अब इसमें जितनी जानकारी है नहीं है कोई, सब समान है अभी, ठीक। हाँ, एकाध राजा बताओ कलचुरी वंश के, बताओ ना जी, बता रहे। एक तो ये राजा है जिनके नाम से पूरा जिला बन गया है, कलचुरी वंश का ही राजा था वो, ठीक है। जिनके नाम से क्या बन गया है? छत्तीसगढ़ में एक जिला बन गया है। कौन सा? आप जिस जिले में हम लोग हैं वो भी एक राजा के नाम से पड़ा है। बहुत सारे टाइम, मतलब बहुत सारे जो जिले हैं वो कलचुरी टाइम पीरियड में नामकरण हुआ था। जैसे मैं जिस राजा की बात कर रहा हूं वो है जाजल्य देव। क्या नाम है? जाजल्य देव। जाजल्य देव ने क्या किया था? अपने नाम से जय जयपुर बसाया था, ठीक है। क्या बसाया था? जय जयपुर। और वही जय जयपुर बात अभी क्या कहलाता है? जांजगीर, ठीक है। तो जांजगीर जो है वो किनके नाम से है या किनके द्वारा नामकरण किया गया है? तो जाजल्य देव। और जाजल्य देव कौन से टाइम पीरियड के हैं? तो कलचुरी। अभी हम लोग कौन से जिले में हैं? आप लोग अलग अलग जिले से हैं, अभी कौन से जिले में पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी ऑफलाइन क्लास कहाँ चल रही है? हाँ, रायपुर में। तो रायपुर का नाम भी कलचुरी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव राय। क्या नाम था? ब्रह्मदेव राय। तो ब्रह्मदेव राय के नाम से इसका नामकरण किया गया, रायपुर। पुर मतलब क्या होता है? नगर। पुर मतलब होता है नगर, ठीक है। तो ब्रह्मदेव राय का नगर यानी कि रायपुर, ठीक। इस कोचिंग की एक और मेन ब्रांच कहाँ है? बिलासपुर में है, ठीक है। तो बिलासपुर का नामकरण भी, वो भी कलचुरी टाइम पीरियड में एक थी जिनका नाम था बिलासाबाई केवटी, ठीक है। वो राज परिवार से नहीं थी, कलचुरी वंश की नहीं थी, लेकिन उसी टाइम पीरियड की। तो बिलासाबाई केवटीन, तो बिलासाबाई केवटीन के नाम से उस जिले का नाम क्या है? बिलासपुर है, ठीक। तो कलचुरी वंश जो है लगभग 700 साल तक शासन किया भाई। सबसे लंबा समय शासन करने वाला वंश कौन सा है? कलचुरी वंश, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे कल हम लोग कला संस्कृति पढ़ रहे थे ना, चर्चा किए थे, तो उसमें बहुत सारे पर्व और त्योहार जो हैं, है ना, तो वो भी कई कई तो कलचुरी टाइम पीरियड के ही हैं। कौन से टाइम पीरियड के हैं? कलचुरी। जैसे कल एक त्योहार की हम लोग चर्चा किए थे, कौन किया था? आप ही किए थे। हाँ, छेरछेरा मुझे याद है, ठीक है। छेरी छेरा बोल दिए थे आप, हाँ। तो छेरछेरा कब मनाते हैं? पौष माह की पूर्णिमा में, ठीक। तो छेरछेरा पर्व की शुरुआत भी कब से हुई है? कौन सा टाइम पीरियड से हुई है? कलचुरी टाइम पीरियड से ही हुई है, ठीक है। कलचुरी वंश में एक राजा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? छेरछेरा नाम था। छेरछेरा की शुरुआत नहीं पता? नहीं सुने?
क्या होता है छेरछेरा में? धान मांगने जाते हैं घर घर। कल्याण सिंह नाम था, क्या नाम था? कल्याण सिंह। वो स्टोरी और कभी देखेंगे, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़, धान से याद आया, धान मांगने जाते हैं बताया, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा धान होता है। कटोरा जैसे है? क्या कटोरा जैसे है? क्यों कहा जाता है जी धान का कटोरा, बॉल ऑफ राइस, क्यों कहा जाता है? खेती ज्यादा होता है और पैदावार भी ज्यादा होती है। धान की पैदावार ज्यादा, देखो पैदावार ज्यादा नहीं है, धान की खेती ज्यादा नहीं है। हाँ देखो, धान पैदा कहाँ ज्यादा होता है? वो तो पश्चिम बंगाल में। चावल चावल उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल को बोलना चाहिए धान का कटोरा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे दो रीजन है, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत दिख रहा है छत्तीसगढ़ जैसे। अब ये जो छत्तीसगढ़ है, इसका जो मध्य भाग है, ठीक है, ये मध्य भाग, यहीं पे धान की खेती ज्यादा होती है। यहाँ पे भी होती है, इधर भी होगी, लेकिन मध्य भाग में सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। और ये जो मध्य भाग है वो क्या है? इधर मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल माउंटेन रेंज है, ठीक। इधर आरी डोंगर है, इधर भात्रीगढ़ की पहाड़ी है, सिहावा है, शिशुपाल है, छाता पहाड़ है, दल्हा पहाड़ है, छुरी उदयपुर पहाड़ी है ना। तो चारों तरफ क्या है? पहाड़ी से ये घिरा हुआ है। और बीच का क्षेत्र क्या है? प्लेन है, समतल है। जैसे रायपुर, रायपुर प्लेन एरिया है, दुर्ग प्लेन एरिया है, बलौदा बाजार का कुछ भाग प्लेन एरिया है, बेमेतरा का कुछ भाग प्लेन एरिया है। यानी जो मध्य क्षेत्र में जो जिले हैं वो कैसे हैं? प्लेन है। और इसी प्लेन एरिया में क्या होता है? धान ज्यादा होता है, चावल ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो कटोरा भी कैसे होता है जी? चारों तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। और बीच का क्या होता है? सम प्लेन होता है। और इसी प्लेन भाग में क्या हो रही है? धान की खेती। इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? धान का कटोरा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो पहला रीजन क्या है इसकी? आकृति। दूसरा रीजन, धान ज्यादा नहीं होता, धान की किस्में ज्यादा है। धान की किस्में ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है। कितनी किस्में हैं धान की छत्तीसगढ़ में? कितनी हो सकती है बताओ, थोड़ा सा गैस करो क्या है। कितनी? 10? और कोई बाकी? कितनी हो सकती है जी? फिर भी क्या है, 1500 से 2000 के बीच, ठीक है। और बहुत 1500 से 2000 बता दिए, कितनी हो सकती है जी? फिर भी मोटा मोटा बताओ कौन सा पैसा मिल रहा है यहाँ पे? 1500 के आसपास है, 1000 के आसपास बता रहे हैं, ठीक है। कितना बता रहे हो, कितना हो सकता है? 2200, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। 2200, 15 बता रही है, फिर भी 1000 से ज्यादा हूँ, कितनी? हाँ, 10-15 हजार। अच्छा, 10-15 किस्में बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में जो धान की किस्में हैं वो कितनी है? 20 नहीं जी, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में धान की किस्में कितनी है, तो ठीक, लिख लेना भाई इसको कि छत्तीसगढ़ में जो धान की किस्में हैं वो कितनी हैं, ठीक। और छत्तीसगढ़ में धान की किस्में कितनी है, तो 24,000 है। कहाँ 10-15-20 में लगे हो, और 24,000 से बढ़ रही हैं, ठीक है।
यानी एक चावल आप खाओगे, एक वैरायटी का चावल, तो सीधे 24,000 दिन बाद आप उसी को खा पा, मतलब समझ रहे हैं? तो इतनी किस्में हैं भाई। ठीक, बाप रे, सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबकी खेती होती है, ठीक है, खेती गिने चुनों की ही होती है, लेकिन इतनी किस्में छत्तीसगढ़ में प्राप्त हैं, मिलती हैं और बढ़ रही हैं और मिल रही हैं, अलग अलग बनाई जा रही। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो 24,000 किस्में जो बताए हैं, ठीक, इसके पीछे एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर R.H. रिछारिया। क्या नाम था? डॉक्टर R.H. रिछारिया। IGKV सुना है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जी, ठीक है, वहीं के प्रोफेसर थे डॉक्टर R.H. रिछारिया जी। इन्होंने बोला, इन्होंने ही शोध किया और बताया कि इतनी किस्में हैं। तो जब वो खोजे थे तो लगभग वो 20,000 के आसपास थी। कितनी थी? 20 के आसपास थी, 20,000 के आसपास, लेकिन अब और मिल रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या रीजन बताया कि भाई छत्तीसगढ़ में इतनी धान की किस्में क्यों? पूरे भारत से सबसे ज्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में धान की किस्में, ठीक, क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इन्होंने बोला कि इसके पीछे जो रीजन है, मैं वापस उस टॉपिक में आ रहा हूं, छेरछेरा पर्व। कौन सा? छेरछेरा पर्व लिखूं कि छेरछेरा त्योहार लिखूं जी? पर्व। त्योहार लंबा है, पर्व ठीक एक दिन का। तो छेरछेरा पर्व इसके पीछे रीजन है। बोले कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर R.H. रिछारिया। क्यों बोल रहे हैं इसको? रीजन क्यों मान रहे हैं वो? क्योंकि क्या होता है छेरछेरा में, जैसे मैं इनके घर गया तो ये धान दिए, फिर एक जगह का दान दूसरी जगह, दूसरे का तीसरी, इस तरह से आदान प्रदान होते होते अलग अलग क्या हो गई है धान की, मिक्स करके अलग अलग किस्में हो गई हैं धान की, ठीक है। तो छेरछेरा को उन्होंने मेन रीजन माना है इतनी किस्में होने के पीछे, ठीक है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। किस्म ज्यादा है और दूसरा आकृति वैसी, ठीक। चलिए, तो छेरछेरा की भी शुरुआत बोले या बहुत सारी चीजें है ना, वो कौन सा टाइम पीरियड की? कलचुरी वंश की। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत और क्या पढ़ा जाता है? तो मराठों के बारे में भी पढ़ा जाता है। मराठा काल। कौन सा काल? मराठा काल। कल चर्चा किए थे, नाचा तमाशा वाला जी, ठीक है, वो मराठा काल में ही आया, तमाशा से नाचा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और मराठा काल में बहुत सारी चीजें जो है जो अभी भी हमारी परंपरा रीति रिवाज का हिस्सा, जैसे दशहरा, विजयदशमी में जी सोन पत्ता बांटते हैं ना, एक तो पत्ता होता है उसको बांटते हैं रावण मरने के बाद। तो सोन पत्र बांटने की परंपरा कब से चालू हुई है? तो वो मराठा काल से ही चालू हुई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो मराठा काल में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकाल में ये दो को पढ़ा जाता है, कलचुरी काल और मराठा काल। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें क्या आ जाएगा जी? आधुनिक में अंग्रेज आ जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही स्वतंत्रता देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति, मतलब कब तक पढ़ेंगे जी? 1947 तक, ठीक है। अब ब्रिटिश नियंत्रण में पढ़ेंगे तो पूरा कैसे अंग्रेज आए, छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा, और जितने भी मूवमेंट्स पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या रहा? जैसे भारत में आप लोग क्या पढ़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, परसराम सोनी, खूबचंद बघेल। दो तीन नाम सुने कि नहीं, है ना? तो उनके बारे में, उनका क्या योगदान रहा हमारे छत्तीसगढ़ को लेके, ठीक है। उस चीज की चर्चा हम लोग करेंगे किसमें? आधुनिक इतिहास में, ठीक। अब इसमें अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट कहने का अर्थ है कि प्रश्न किससे ज्यादा आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है भाई, हाँ, आधुनिक, ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं जी ज्यादा, है ना। और
ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट वही है, सभी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन जो वेटेज एक बोल सकते हैं या जो ज्यादा प्रश्न उठाता है वो इससे ज्यादा उठाता है। ठीक, वैसे अगर इसकी बात करें प्राचीन इतिहास की, ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में भी गिन के 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास में जैसे कलचुरी वंश बताया, ठीक, वो तो प्रमुख था। इसके अलावा समकालीन वंश को भी पढ़ेंगे। समकालीन वंश मतलब उसके जो कंटेम्पररी थे, है ना, जैसे नागवंश। कौन सा वंश? नागवंश। अब छत्तीसगढ़ में 2 नागवंश हुए जी, एक फणी नागवंश हुआ और एक छिंदक नागवंश हुआ। कौन सा? फणी, फण वाला फणी नागवंश, और छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, जैसे बारसुर सुने होगे, दंतेवाड़ा बारसुर, है ना, वहां पे छिंदक नागवंशी राजा राज करते थे। और फणी नागवंशी कहाँ राज करते थे? तो भोरमदेव सुने होगे, कवर्धा गए भी होगे भोरमदेव। ठीक है, तो भोरमदेव का मंदिर उन्हीं शासकों ने बनवाया है। ठीक, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास की चर्चा हम लोग इतिहास में करेंगे। यहां तक इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, इसमें अब चर्चा कर भी लिए भाई कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे टॉपिक के साथ साथ। ठीक, 1 बज गया। कौन सा? प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, प्रशासनिक तंत्र में क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है मंत्रिमंडल के बारे में, कैबिनेट जी, मंत्रिमंडल के बारे में, साथ ही पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज, और नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। मंत्रिमंडल मतलब कि कैसे प्रशासन चलता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। साथ ही इसमें चर्चा करेंगे जो पद होते हैं अलग अलग, जैसे आप लोग बनने वाले हैं डीसी, डीएसपी, इसके ऊपर क्या पद होता है, इसके नीचे क्या पद होता है, ये सब चर्चा हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। मंत्रिमंडल को देखेंगे, कितने मंत्री हैं, कैसे ये बनते हैं, कितने हैं, कितने ही होते हैं, तो 15% होते हैं। 90 जितने भी विधायक हैं उसका 15% क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ये सब की चर्चा इसमें करेंगे। पंचायती राज में गांवों का प्रशासन देखेंगे, जैसे सरपंच, उप सरपंच, पंच, उनके क्या काम होते हैं, बैठकें कब होती हैं, ठीक है, किस तरह से गांव का संचालन किया जाता है, कैसे चुनाव होते हैं। जैसे सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, उप सरपंच का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। सीधे वोट देते हैं क्या उप सरपंच के लिए? नहीं देते, पंच और सरपंच के लिए ही सीधा वोट देते हैं। तो किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पंचायती राज। 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। क्या दायित्व है? उसके बाद फिर नगरीय निकाय है। तो जैसे गांव का प्रशासन है वैसी नगर का प्रशासन, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। जैसे जो बड़ी सिटीज है, जैसे रायपुर है, रायपुर में नगर पंचायत है क्या? नगर पालिका है? नहीं, नगर निगम है। तो कितने नगर निगम है, नगर निगम के क्या काम होते हैं, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर, महापौर होता है। जैसे वहां गांव में सरपंच होता है, यहाँ कौन होता है? मेयर, महापौर होता है। पंच होते हैं गांव में, वार्ड का प्रमुख पंच होता है। वैसे यहाँ वार्ड का प्रमुख क्या होता है? पार्षद होता है। उसके क्या काम होते हैं? तो वो सब चीजें कैसे संचालित किया जाता है, वो सब चर्चा हम लोग प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल मतलब कल जो बीता हुआ कल है, और आज हम लोगों ने सिलेबस देखा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, कल से हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गया जी दिमाग में कि भारी भारी हो गया? गया ना? तो चलो अभी यहीं तक देखते हैं, कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। थैंक यू।